हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग 1 अगस्त 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं इसमें से यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी यहाँ से पूछ सकती है हम लोग ये भी देखेंगे। मेंस में इसमें से कुछ डाटा का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। एंड लास्ट में आप लोगों के जो डाउट्स वगैरह हैं वो आप कैसे पूछ सकते हैं, किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, फिर उनको कैसे आप क्लैरिफाई करवा सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, शुरू करते हैं। एंड एक बात और कि ये जो नोट्स हैं जो मैंने आपके सामने शेयर कर रखे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ये 1 अगस्त 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें से बनाए गए। मैंने वो पूरा न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए पढ़ा, उसमें से फिर यूपीएससी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें से फिर मैंने ये नोट्स बनाए हैं और एज इट इज़ मैंने आपके साथ में ये हैंड रिटन नोट्स शेयर किए हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर है उसमें आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा पहली लाइन में, बैंकिंग सेक्टर रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड विजिल आरबीआई। आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है और विजिल है, या फिर हम लोग इसको सिंपली ये कह सकते हैं, आरबीआई ने ये बोला है कि भाई बैंकिंग सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है और आने वाले वक्त में उनको नहीं दिखता कि किसी तरीके की समस्या बैंकिंग सेक्टर में आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा है और किस हैसियत में दे रहा है। तो आरबीआई या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर है और बैंकिंग सेक्टर का भी रेगुलेटर है। मतलब ये कि हमारे पूरे बैंकिंग सेक्टर में की पूरी निगरानी वगैरह करने की जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर है। बैंकिंग सेक्टर कैसा काम कर रहा है, उसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये सारी चौकीदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई करता है। अगर उनको कहीं पे लगता है कि कुछ कमी है, कुछ गलती है, उसको ठीक करने की जरूरत है, तो फिर उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स उठाने चाहिए वो भी आरबीआई उठाता है। अगर कुछ पॉलिसी चेंजेस करने हैं बैंकिंग सेक्टर में तो वो सारा काम भी जो है आरबीआई करता है। तो क्योंकि आरबीआई कानूनी तौर पर बैंकिंग सेक्टर के का रेगुलेटर है, बैंकिंग सेक्टर को पूरा देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है, तो उस हैसियत से उन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत बढ़िया स्थिति में है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई किस बेसिस पे ये कह सकता है, किस आधार पर आरबीआई ने ये बात कही है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या किसी तरीके की कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इसको देखिए एक एनालॉजी की मदद से समझिए। अगर कोई इंसान आपके सामने है और आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसकी सेहत कैसी है, इसकी तबीयत कैसी है, इसके बारे में आप एक अंदाजा बताओ, तो आप ये कैसे पता कर सकते हो कि इसकी तबीयत कैसी है? आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि इसका टेम्परेचर कैसा है, उसका उसको बुखार है या नहीं। इसके बाद में फिर आप ये देखोगे कि उसकी उसकी जो नब्ज है वो कैसी चल रही है। फिर आप ये देखोगे कि उसकी सांसें कैसी चल रही हैं, उसकी हार्ट बीट कितना तेज है या कितना स्लो है, ब्लड प्रेशर कैसा क्या है। उसके बेसिस पे फिर आप कह सकते हो कि भाई इस व्यक्ति की तबीयत ठीक है, खराब है, ये नॉर्मल है या नहीं है। ये सारी बातें आप उसके बाद में कह सकते हो, ठीक है। अब जिस तरह से एक इंसान की तबीयत को परखने के लिए, उसके बारे में एक अंदाज़ा लगाने के लिए हम लोगों ने ये टेम्परेचर नापना या फिर उसकी हार्ट बीट देखना, नब्ज़ नापना, ये सारे पैरामीटर्स का यूज़ किया। उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ अच्छी है या नहीं है, इसको देखने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उनके बेसिस पर उन पैरामीटर्स को चेक कर हम लोग बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ के ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हैं। और वो पैरामीटर्स कौन-कौन से हैं? प्राइमरीली 5 पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हम लोग बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ के ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है कैपिटल एडिक्वेसी, दूसरा है एसेट क्वालिटी, तीसरा है लिक्विडिटी, चौथा है प्रोविजन कवरेज और पांचवा है प्रॉफिटेबिलिटी। ये 5 फैक्टर्स हैं या ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ के बारे में आप कह सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। और आरबीआई का कहना यह है कि ये सारे के सारे पैरामीटर्स बहुत हेल्दी हैं, बहुत बढ़िया इसमें आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये एक एक पैरामीटर के बारे में हम लोग थोड़ी बातचीत करते हैं कि इन पैरामीटर्स का मतलब क्या है। पहला पैरामीटर है कैपिटल एडिक्वेसी। तो इसमें जो कैपिटल शब्द है, बैंकिंग के सेक्टर में अगर आप कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का मतलब होता है कि बैंक के पास में जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है जी। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का, बैंक के एसेट्स का मतलब होता है लोन्स वगैरह जो बैंक ने किसी को दिए हुए हैं। अब वो लोन्स वगैरह की फिर इंस्टॉलमेंट्स वापस आती हैं, किस्तें वगैरह वापस आती हैं, उसके साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी वापस आता है। तो बैंक जो है वहां से अपनी इनकम करता है, अपनी कमाई करता है। और बैंक्स की लाइबिलिटी क्या होती है? बैंक की लाइबिलिटी होता है वो सारा डिपॉजिट जो जनता ने उनके पास में किया है, फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, जिसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना है।
तो बैंक के एसेट्स का मतलब हो गया लोन्स वगैरह या वो सारी चीजें जिसकी मदद से बैंक पैसा कमाता है, और लायबिलिटी का मतलब हो गया वो सारी चीजें जिसमें बैंक को पैसा देना है अपनी तरफ से। यानी कि जो सारे डिपॉजिट्स हो गए वो सब लायबिलिटी हो गई, और वो जो सारा लोन वगैरह दिया गया है वो आपका एसेट हो गया। तो एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो वो कैपिटल होता है। अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी, यानी कि कैपिटल आपके पास में काफी बड़ी मात्रा में है। अगर किसी बैंक की एसेट और लायबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसके बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि बैंक के पास में कैपिटल एडिक्वेट है या नहीं है। अगर वो डिफरेंस जो है आपका एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जितना आप लोन में कमा रहे हो उससे कम पैसा जो है आपने इंटरेस्ट वगैरह में, डिपॉजिट्स वगैरह में दिया है। सपोज कर लें कि आपने 100 रुपए जो है लोन के इंटरेस्ट में कमाए, और 80 रुपए अगर आपने बैंक में जो भी डिपॉजिट था उस सबके इंटरेस्ट में चुका दिए, तो 100 माइनस 80 आपके पास में जो 20 रुपए बचे वो हो गया आपका प्रॉफिट। और इसी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल है वो एडिक्वेट है इतनी, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि बैंक जो है भाई उसको प्रॉफिट हुआ है वो कमा रहा है। तो कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब क्या है? ये जो डिफरेंस है इन बिटवीन द एसेट एंड द लायबिलिटी बैंकिंग सेक्टर में, ये काफी बड़ी मात्रा में है और पॉजिटिव सेंस में बड़ी मात्रा में है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा आता है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी का मतलब होता है कि बैंक ने जो लोन्स वगैरह अपने दे रखे हैं उनकी क्या स्थिति चल रही है। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वो लगातार आपका लोन की किस्त वगैरह चुका रहा है या नहीं चुका रहा, या बीच बीच में एक आध किस्त जो है वो आपकी स्किप कर देता है, या फिर उसने एकदम ही किस्तें देना बंद कर दी और डिफॉल्ट कर दिया है और हाथ खड़े कर दिए हैं और वो चुका नहीं पा रहा है और आपका जो पैसा वगैरह है वो डूब गया है। उस सब के बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं या क्वालिफाई करते हैं कि बैंक ने जो लोन दिया है उसकी क्या क्वालिटी है। अगर कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं, लगातार अगर आपका पैसा वगैरह आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो एसेट है वो बड़ी अच्छी स्थिति में है। अगर सामने वाला जो है पैसा नहीं चुका रहा, अगर वो किसी वजह से जो है उसकी किस्त वगैरह मिस हो रही है, तो फिर आप बोलोगे कि यार ये जो एसेट क्वालिटी है वो डाउटफुल की कैटेगरी में जा रहा है। और एकदम ही अगर उसने देना बंद कर दिए पैसे वगैरह, और तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एसेट की क्वालिटी वगैरह जो है, बैंक ने कितना लोन दिया है उसमें से उसमें लोन का कितना कितना अमाउंट किस किस कैटेगरी में आता है, उसके बेसिस पे हम लोग एसेट क्वालिटी जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो आरबीआई का यहाँ पे कहना यह है कि भाई मैक्सिमम जो लोन है उसमें जो भी बैंक ने जो लोन दिया है उसमें किस्तें वापस आ रही हैं, बैंक प्रॉफिट कमा रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बहुत कम है, एनपीए जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। एंड जनरली हो ये रहा है कि भाई डाउटफुल जो आपका जो एसेट्स हैं वो भी बहुत कम मात्रा में है। ऐसा भी नहीं हो रहा कि लोग बाग अपनी किस्तें स्किप कर रहे हैं। तो एसेट क्वालिटी भी जो है बैंकिंग सेक्टर में बहुत बढ़िया स्थिति में। तीसरी चीज है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब अगर आप सिंपल सी भाषा में बात करो कि आपके हाथ में कितना कैश है, उसको आप लिक्विडिटी बोलते हो। तो बैंकों के पास में जितना पैसा है जिसको वो लेंड कर सकते हैं, जिसको वो लोन में दे सकते हैं, वो उनकी लिक्विडिटी कहलाती है। आरबीआई का कहना यह है कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा भी खूब है लोन वगैरह में देने के लिए, लिक्विडिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज है प्रोविजन कवरेज। प्रोविजन कवरेज का मतलब होता है कि अगर आपने लेट से 100 रुपए लोन दिए थे, 100 रुपए में से 90 रुपए तो आपके पास में लौट कर वापस आ गए, 10 रुपए का जो लोन था वो वापस नहीं आया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, या वो 10 रुपए आपके डूब गए। अभी 10 रुपए का जो आपका नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करने के लिए आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से कुछ परसेंटेज पैसा आपको निकाल कर रखना पड़ेगा कि भाई ये जो पैसा हमने प्रॉफिट में कमाया है इसको प्रॉफिट में ना गिनकर हम लोग ये आपका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई में गिनेंगे। तो कितना परसेंट आपने पैसा जो है इसके लिए अलग से रखना है आपके प्रॉफिट में से, वो चीज कहलाती है प्रोविजन कवरेज। तो आरबीआई का कहना यह है कि प्रोविजन कवरेज भी जो है ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम एनपीए जो है वो आपका जो है रिकवर कर लिया गया है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो है बैंक अपने पास में रख पा रहा है। तो प्रोविजन कवरेज वगैरह का जो ये आपका पैरामीटर है ये भी काफी हेल्दी है। एंड लास्ट चीज कि बैंक पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, प्रॉफिट में है कि नहीं है। तो आरबीआई का कहना यह है कि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट है, कोई बैंकिंग सेक्टर काफी बढ़िया मात्रा में जो है पैसे वगैरह कमा रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स वगैरह को चेक कर इन सब के बेसिस पे आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई बैंकिंग सेक्टर की स्थिति बहुत ठीक है। अब यूपीएससी को अगर सवाल पूछना है यहाँ से तो वो किस तरीके से क्वेश्चन बना सकती है। हम लोगों ने बस ये पहला ही पॉइंट पढ़ा है इसका। अब यहाँ से देखिए सवाल कैसे बनता है। यूपीएससी आपसे ये पूछ सकती है सबसे पहला तो कि बैंकिंग सेक्टर की जो हेल्थ है उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में फिर वो आपको ऑप्शन दे देगी।
अब अगर आपको ऑप्शन में ये 5 पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं तो ये सारे सही जवाब हो जाएंगे, और इसके अलावा दूसरे कोई अगर पैरामीटर्स वगैरह डाल इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं तो फिर वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि अगर आरबीआई को ये बताना है कि बैंकिंग सेक्टर हेल्दी है या नहीं, तो इनमें से फिर वो किन किन पैरामीटर्स को चेक करेगी, इस तरीके से वो क्वेश्चन बना सकती है। और उसमें भी फिर आपको इनमें से कुछ आपके ऑप्शंस डाल सकती हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी को चेक करेगी, एसेट क्वालिटी को चेक करेगी, लिक्विडिटी को चेक करेगी, वगैरह वगैरह। तो इन सब की ये क्वेश्चन आरबीआई यहाँ से बना सकती है। तो ये अपना एक हो गया पार्ट कि आरबीआई ने ये बोला कि भाई बैंकिंग सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है, और ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम लोग बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ वगैरह को मेजर करते हैं, ये बड़ी अच्छी स्थिति में। इसमें से यूपीएससी क्या क्वेश्चन बना सकती है वो भी हम लोगों ने देख लिया। आगे फिर ये लोग अपने स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि हमारे से मेरा मतलब है आरबीआई जो है उनका एक गाइडलाइंस है उन्होंने इशू करी हैं। उन गाइडलाइंस का नाम है लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, शॉर्ट में इसको कई बार हम लोग एलईएफ भी बोलते हैं। तो आरबीआई का कहना यह है कि जो ये लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क की हमारी गाइडलाइंस इशू की गई हैं, बैंक इनका भी लगातार कंप्लायंस वगैरह कर रहे हैं। इनके तहत बैंकों को जो करने के लिए बोला गया है वो सारे काम भी बैंक वगैरह कर रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइंस होती क्या है। आरबीआई ने बेसिकली बैंकों को ये गाइडलाइंस या फिर ये डायरेक्शन इशू कर रखे हैं कि अगर आपने किसी संस्था को, किसी कॉर्पोरेशन को, किसी बिजनेसमैन वगैरह को 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा का लोन अगर दिया है, या फिर ओवरऑल अगर उसको छोटे मोटे लोन भी दिए हैं मगर सब मिलाकर अगर वो 5 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको फिर इसके बारे में आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब एक बार अगर आरबीआई को पता चल जाएगा बैंक की तरफ से कि भाई आप इस फलाने फलाने बैंक ने इस बिजनेसमैन को, विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, जो भी हो गया, इनमें से किसी भी आपका जो बिजनेसमैन है भाई उसको आपने 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया है, तो उसके बाद में फिर वो उसकी गतिविधियों पर जो है आरबीआई नजर रख सकता है। उसके बेसिस पर उसको अंदाजा लग जाएगा कि इन लोगों की जो कंपनी है वो सही स्थिति में है या गलत स्थिति में है, जो लोन वगैरह इनको मिला है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इस तरीके से अगर उनके ऊपर थोड़ा विजिलेंस वगैरह रखा जाएगा तो आरबीआई कोई स्कैम हो या फिर इस तरीके की कोई चीज बने जिससे आपके फाइनेंशियल सेक्टर में कोई स्ट्रेस आए, उसको होने से पहले रोक सकता है, और किसी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह जो है उसको अवॉइड कर सकता है। तो इसके लिए आरबीआई ने की गाइडलाइंस वगैरह इशू कर रखी हैं कि भाई ये और इन गाइडलाइंस का नाम दे रखा है लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइंस। इसके तहत में अगर आप किसी बड़ी कंपनी को या किसी को भी अगर आप 5 करोड़ या उससे ज्यादा का पैसा वगैरह देते हो, लोन देते हो, तो उसके बारे में आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब आरबीआई को इन्फॉर्म करने के लिए ये भी नहीं है कि अगर आपने अभी 5 करोड़ रुपए का लोन दिया है तो उसके बाद में आप गाड़ी पकड़ के फिर जाओगे और आरबीआई के ऑफिस में जाके आप आरबीआई के गवर्नर को बताओगे, ऐसा भी नहीं होता। आरबीआई का अपना खुद का एक डाटाबेस का सिस्टम है जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, इसको शॉर्ट में बोला जाता है CRILC, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। ये जो डाटाबेस सिस्टम है यहाँ पर बैंक को 5 करोड़ या उससे ज्यादा अगर आपने लोन किसी को दे रखा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ती है, और ये इंफॉर्मेशन एक बार आरबीआई के पास पहुंच गई, इसकी मदद से फिर मॉनिटरिंग वगैरह की जाती है कि भाई किस तरीके से वो कंपनी या फिर जो इंडिविजुअल है जिसको ये पैसा वगैरह दिया गया है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये जो है ये आपकी पहली न्यूज थी। अब इसमें एक सवाल ये भी उठेगा कि आखिर आरबीआई को ये जो स्टेटमेंट है कि बैंकिंग सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है और सारे आपके जो पैरामीटर्स हैं वो भी बढ़िया हैं, ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या पड़ गई एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आरबीआई ने आखिर ये स्टेटमेंट क्यों दिया। तो उसका जवाब यह है कि कुछ वक्त से न्यूज में मीडिया रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके की आ रही थी जिसमें ये बोला जा रहा था कि इंडियन बैंक्स ने एक बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट है या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसको काफी बड़ी मात्रा में पैसे दे रखे हैं लोन वगैरह में, एंड उसकी कंपनी वगैरह ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई पता चला कि कोई किसी तरीके का कल को कोई क्राइसिस वगैरह खड़ा हो जाए। अब वैसे तो नाम वगैरह नहीं लिया आरबीआई ने किसी का भी, मगर अटकल ये लगाई जा रही है कि बेसिकली इन मीडिया रिपोर्ट्स में अडानी साहब की बात की जा रही है। अडानी साहब को क्योंकि काफी लोन वगैरह दिया गया था तो उनके बिहाफ पर ये रिपोर्ट्स वगैरह छप रही थी। तो किसी तरीके का कोई मतलब भय का माहौल क्रिएट ना हो जाए, आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है पूरा उसमें किसी तरीके का कोई पैनिक की स्थिति ना आ जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने इंश्योर करवाया है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैंकिंग सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है। तो हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बना कि कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनता है आपका लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क से। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के जो गाइडलाइंस हैं ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइंस जो है ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। तो जवाब क्या हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर।
इसी को घुमा के पूछ सकते हैं कि आरबीआई ने जो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइन है वो किस बात के लिए जो है आपका वो किन लोगों से रिलेशन में जो है ये गाइडलाइंस वगैरह इशू करी हैं। तो फिर अपने को याद रखना पड़ेगा 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा का लोन अगर दिया गया है किसी को तो उसके रिस्पेक्ट में। या फिर एक सवाल ये भी बन सकता है कि आरबीआई को अगर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है बैंक्स वगैरह की मदद से लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइंस के तहत में, आरबीआई उस इन्फॉर्मेशन की मदद से करता क्या है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आरबीआई इसकी मदद से मॉनिटरिंग वगैरह करता है ये इंश्योर करवाने के लिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में किसी तरीके का कोई स्कैम, कोई फ्रॉड, कोई स्ट्रेस या कोई बड़ा कांड ना हो जाए। इन सारी बातों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2-3 सवाल यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। अगर यूपीएससी में आए तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से इस पर्टिकुलर न्यूज से बन जाएंगे। चलें नेक्स्ट हम लोग न्यूज देखते हैं। तो जो सेकंड खबर है इसमें ये बोला गया है कि हमारी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको शॉर्ट में MNRE भी बोला जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक बड़ी की स्कीम है, एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके तहत वो आपका रूरल इंडिया में 30,000 मेगावाट के आसपास की सोलर पावर कैपेसिटी लगाना चाहते थे 2022 तक। अब इसकी डेडलाइन जो है उसको बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। क्या बात समझ में आई अपने को कि एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने एक स्कीम चालू करी थी। उस स्कीम के तहत में ये लोग क्या कर रहे थे, रूरल इंडिया यानी कि हमारा जो ग्रामीण भारत है वहां पर सोलर पावर कैपेसिटी लगाना चाहते थे। 30,000 आपका मेगावाट की तक की जो है सोलर कैपेसिटी ये लोग लगाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने टारगेट रखा था 2022 का और अभी चल रहा है 2023। तो अब इन्होंने किया यह है कि 2022 की जगह इसका जो डेडलाइन था उसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया है। मतलब ये जो 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी आप लगाना चाहते थे रूरल इंडिया में, ये 2026 तक लगाएंगे। ये जो स्कीम है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पीएम कुसुम। कुसुम का जो फुल फॉर्म है वो बनता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो है इसको शॉर्ट में हम लोग पीएम कुसुम बोलते हैं। इस स्कीम के तहत में 3 बातें हम लोग को अचीव करनी है, या इस स्कीम के तहत में 3 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अपने सामने रखे गए थे। सबसे पहला तो ये कि किसी भी आप या तो गांव की तरफ में अगर आप जाओगे तो या तो किसी इंडिविजुअल किसान को, और अगर एक इंडिविजुअल किसान अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर आपके जो कई सारे किसानों का ग्रुप है उन सबको जो है उन सबको आपने सोलर पावर प्लांट्स वगैरह जो है लगाने हैं और ओवरऑल 10,000 मेगावाट के आसपास तक के सोलर पावर प्लांट आपको ग्रामीण इलाकों में या फिर रूरल इलाकों में लगाकर इंस्टॉल करने हैं। 2022 तक करने थे, 2026 तक के लिए लिमिट को बढ़ा दिया गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव इन्होंने रखा था कि 20 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स जो हैं उनको आपको जो है इंस्टॉल करवाना है, जो ग्रिड से कनेक्टेड ना, जो ऑफ ग्रिड होने चाहिए। मतलब ऐसे पंप जिनका इस्तेमाल आप सिंचाई वगैरह के लिए करो खेतों में, मगर उसके लिए आपको बिजली लेने की जरूरत ना पड़े, वो सोलर पावर से जो है चलते हो। तो ऐसे 20 लाख के करीब सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स वगैरह को इंस्टॉल करना था। अब क्योंकि ये जो सारे के सारे पंप हैं ये सोलर पावर पे चलेंगे, इनको आपका जो ग्रिड है या फिर जो बिजली है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कई बार इनको ऑफ ग्रिड पंप्स भी बोला जाता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 20 लाख के करीब ऑफ ग्रिड पंप्स वगैरह जो है लगाने का इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी। 2022 तक पूरा करना था, हो नहीं पाया तो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव ये था इस स्कीम के तहत में कि 15 लाख के करीब जो एग्रीकल्चरल पंप्स पहले से लगे हुए हैं, जो बिजली लेते हैं आपका ग्रिड वगैरह से या बिजली की मदद से चलते हैं, उनको हमको सोलर पंप्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पीएम कुसुम के तहत में 3 चीजें करने की बात है। एक तो एक किसान के हो सके तो वहां पे आप एक छोटा मोटा सोलर पावर प्लांट लगा दो। एक किसान नहीं हो सकता तो एक से ज्यादा किसानों का ग्रुप बनाओ और उनके खेतों में जो है आप एक सोलर पावर प्लांट लगा दो। ऐसे करते करते आपको ग्रामीण क्षेत्र में, आपको रूरल इंडिया में लगभग 10,000 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी तक के सोलर पावर प्लांट लगाने हैं। अब दूसरा काम जो करना है, ये जो सोलर पावर प्लांट आप लगाओगे किसानों के खेतों में या उनके, तो उसकी मदद से अब वो जो सोलर पावर प्लांट है वो बिजली बनाएंगे। तो दूसरा काम इनको ये करना था कि उस बिजली से चलने वाले आपके जो पंप वगैरह होते हैं जिनकी मदद से आपके खेतों में सिंचाई होती है, वो ऐसे कम से कम 20 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स आपको लगाने थे। कई बार इन पंप्स को ऑफ ग्रिड पंप्स भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। तीसरी चीज कि आपके जो अभी 15 लाख के करीब एग्रीकल्चरल पंप्स हैं जो बिजली के बेसिस पर चलते हैं, उनको आपने सोलर इस तरीके के पंप्स में कन्वर्ट करना है, या फिर ग्रिड वगैरह लगा के आपकी यहाँ, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि वहां पर जो है आपने सोलर पावर प्लांट लगाकर इनको उन सोलर पावर प्लांट्स के साथ में कनेक्ट करना है ताकि बिजली वगैरह ना देना पड़े। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने थे पीएम कुसुम स्कीम के तहत में, मगर ये 2022 तक हो नहीं पाए, तो फिर अब उसकी जो टारगेट है वो बढ़ा के 2026 किया गया। सवाल उठता है कि क्यों नहीं हो पाया।
ये स्कीम जो है इसके एक्सटेंशन की नौबत क्यों आ गई? तो इसको एक्सटेंशन देने की नौबत इसलिए आ गई कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए हैं। और क्यों अचीव नहीं हुए का जवाब यह है कि कोविड के जो 2-3 साल गए उसमें ये जो पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी वगैरह का पूरा जो प्रोजेक्ट था, ये काफ़ी बुरी तरीके से जो है इसको मार पड़ी है। कोविड के चलते काफ़ी बड़े लेवल पर इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया, तो 2-3 साल जो खराब हुए हैं उसके चलते ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तो जो आपकी मिनिस्ट्री है MNRE, जिसको शॉर्ट में मैंने MNRE लिखा हुआ है, फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन लोगों ने फिर ये बोला कि भाई हाँ कि क्या स्थिति चल रही है, अभी कितना काम हो गया है, कितना काम नहीं हो पाया, उस सब का हम लोग एवेल्यूशन करवाते हैं। तो इन्होंने एक थर्ड पार्टी का एवेल्यूशन करवाया और उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे इन्होंने डेडलाइन जो है एक्सटेंड कर दी। इन्होंने माना कि बात सही है, काम वगैरह काफ़ी हो नहीं पाया है, तो इसके लिए इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर देना ही ठीक रहेगा, और इसलिए फाइनली 2026 तक इसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई। अभी तक जितना काम हुआ है उसके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो राजस्थान जो है बाकी सारे स्टेट्स की अपेक्षा लीड कर रहा है सोलर पावर प्लांट्स के इंस्टॉलेशन में, और जो आपके ऑफ ग्रिड पंप्स लगाए गए हैं या फिर जो सोलर पावर पे चलने वाले पंप्स लगाए गए हैं उनकी भी अगर आप बात करो तो उसमें भी ये लीड कर रहा है। तो राजस्थान आज की तारीख में सोलर पावर प्लांट और ऑफ ग्रिड पंप्स वगैरह जो पीएम कुसुम स्कीम के तहत लगाए गए हैं उसमें लीड कर रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं हिमाचल और हरियाणा। राजस्थान के बाद में सबसे ज्यादा आपके जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो हिमाचल में लगे हैं, और राजस्थान के बाद में जो सबसे ज्यादा आपके ऑफ ग्रिड पंप्स या फिर सोलर पावर्ड पंप्स लगे हैं वो हरियाणा में लगे हैं। तो ये जो है आपकी सेकंड न्यूज है। अब इसमें से सवाल किस तरीके के बन सकते हैं अपन लोग वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि ये जो स्कीम है पीएम कुसुम, ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत में चल रही है? तो इसका जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत में ये स्कीम चल रही है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई पीएम कुसुम की जो डेडलाइन है वो कहाँ तक एक्सटेंड की गई है? तो आप 2026 आपको याद रखना है, इसके अलावा 27, 28, 29 या 30 लिख दिया या 24 लिख दिया या 25 लिख दिया तो सारे ऑप्शंस गलत होंगे। 2026 तक इसकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया गया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो पीएम कुसुम स्कीम है इसके तहत में आप अचीव क्या करना चाहते हो? अब अगर ये तीनों पॉइंट्स आपको उसमें मेंशन किए जाते हैं तो फिर आपको तीनों को टिक करना है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट मिसिंग है तो फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा या फिर वो जवाब जो है वो इनकम्प्लीट होगा। तो पीएम कुसुम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो इन्हीं 3 पॉइंट्स वगैरह में से बनाया जाएगा। अब जनरली यूपीएससी नंबर्स वगैरह के साथ में तो नहीं खेलती कि 15 लाख को 20 लाख लिख दे, 20 लाख को 25 लाख लिख दे, मगर फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 10,000 मेगावाट के करीब आपको रूरल जो क्षेत्र है वहां पे सोलर पावर प्लांट लगाने हैं। 20 लाख के करीब सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स वगैरह आपको लगाने हैं, जिसको ऑफग्रिड पंप भी बोलते हैं। और तीसरा जो एग्जिस्टिंग 15 लाख पंप है एग्रीकल्चरल पंप्स, उनको आपने सोलर में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनकर अपना तैयार होता है। पीएम कुसुम से काफी सारे सवाल बन सकते हैं कि पीएम कुसुम कौन सी मिनिस्ट्री के तहत में है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी डेडलाइन कितना बढ़ाई गई है, ये 2-3 सवाल यहाँ से बनते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये कि पीएम कुसुम की जो स्कीम है इसमें अभी तक कौन लीड कर रहा है? तो ये राजस्थान ही आप याद रख लीजिए, इतना ही बहुत है कि अभी तक जितना हुआ उसमें राजस्थान लीड कर रहा है। चले अगला जो न्यूज है उस पर आते हैं। थर्ड न्यूज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने एम्फेसिस कर बोला है कि भाई आप मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है इसको फाइनलाइज करो, जितना जल्दी हो सके आप मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है फाइनलाइज कर दीजिए और हमें दे दीजिए ताकि हम लोग उसके अनुसार फिर काम कर सकें। अब सवाल ये उठता है कि ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता क्या है? इसका जवाब है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है, जिसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पर एमओपी लिखा हुआ है, ये एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको गाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसके रिस्पेक्ट में, या फिर अगर हाई कोर्ट्स में जो अपॉइंटमेंट्स या फिर जो ट्रांसफर्स होते हैं जजेस वगैरह के, उसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से अपॉइंटमेंट करना है, किस तरीके से ट्रांसफर करना है, उन सबको लेकर कुछ गाइडलाइंस वगैरह होती हैं। ये उन सारी गाइडलाइंस का कलेक्शन या कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो अभी ये जो आपका मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला अभी पड़ा हुआ है, कंसिडरेशन में, विचाराधीन है, एंड अभी तक उन लोगों ने कोई फैसला लिया नहीं है। मगर गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर ये बोला है कि भाई आप हो सके तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला ले लें, क्योंकि हमारा मानना है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट वगैरह के केस में एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों में एंड हाई कोर्ट में जो आपकी ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट्स होते हैं दोनों के लिए काफी ज्यादा काम का है। तो एमओपी अगर एमओपी के ऊपर अगर सवाल आया तो मैक्स टू मैक्स प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में इसकी कोई रेलेवेंस नहीं बनता। और क्वेश्चन यही बनेगा कि एमओपी क्या चीज है या फिर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो अपने को याद रखना है जुडिशरी से रिलेटेड है एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जो ट्रांसफर्स एंड अपॉइंटमेंट्स वगैरह है उससे रिलेटेड है।
अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई फैसला लिया नहीं है, बट जब भी वो फैसला लेते हैं उसके बारे में फिर कोई न्यूज़ आएगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। बट इतना अपने को ध्यान रखना है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है ये आपका जुडिशरी से रिलेटेड है, और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो आपका अपॉइंटमेंट्स होते हैं या फिर जो हाई कोर्ट में ट्रांसफर्स होते हैं उन सारी चीज़ों को ये डील करता है। इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता। प्री में अगर आया तो बस यही आएगा कि एमओपी क्या है एंड एमओपी जो है वो किससे रिलेटेड है। चले अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है उसमें लोकसभा में हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर साहब ने एक बात कही है कि जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसको शॉर्ट में हम लोग आरवीएम भी बोलते हैं, सरकार के पास में अभी इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं है कि इस आरवीएम जो है ये रिमोट वोटिंग मशीन, इसको किसी भी आने वाले अपकमिंग इलेक्शन में उसका इस्तेमाल करवाया जाए। इस तरीके का कोई जो है प्रपोजल अभी लोकसभा में मिनिस्टर साहब ने बताया है कि सरकार के पास में नहीं है। एंड अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि आपकी जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये होती क्या है। तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये बेसिकली वो वोटिंग मशीन है, अगर लेट से बिहार का कोई मजदूर महाराष्ट्र में या राजस्थान में काम कर रहा है, तो जहां पर वो काम कर रहा है उसी क्षेत्र के आसपास में कहीं पर ये रिमोट वोटिंग मशीन लगाई जाएगी, और अब उसको अपना वोट डालने के लिए बिहार जाने की जरूरत नहीं है। वो यहीं पर जहां पे भी जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसके पास में जो भी उसका ये रिमोट वोटिंग मशीन का क्षेत्र है वहां पर जाकर अपना वोट डाल सकता है। राजस्थान से ही वो बिहार के लिए वोट डाल सकता है। इसी तरह से अगर कोई राजस्थानी जो है वो केरला में काम कर रहा है तो वो उसको वोट डालने के लिए केरल से अपना राजस्थान आने की जरूरत नहीं है। केरल में जो है इस तरीके का कोई रिमोट वोटिंग मशीन का सेंटर बनाया जाएगा राजस्थान के लिए, अगर वो वोट डालना चाहता है तो वहीं से जाके अपना वोट डाल सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई माइग्रेंट है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहा है, मगर अगर उस और वोटिंग के वक्त में वो सिर्फ वोट डालने के लिए आ नहीं सकता या फिर वो आना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका वोट खराब ना जाए, वो भी अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, उसके लिए ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिमोट वोटिंग मशीन का कंसेप्ट लाया गया है। और अभी इसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह चल रही है, इसके ऊपर काफी सारा जो है प्रोविजंस वगैरह चल रहे हैं एंड काफी कुछ फाइनलाइज भी हो गया है। मगर सवाल ये पूछा गया था लॉ मिनिस्टर साहब से कि क्या 2024 के इलेक्शन में आप इसका इस्तेमाल करने के मूड में है, तो उसका जवाब इन लोगों ने यही दिया था कि रिमोट वोटिंग मशीन जो है अभी फिलहाल किस इलेक्शन में इस्तेमाल होगी, किस इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होगी, इस बात को लेकर कोई प्रपोजल हमारे पास में नहीं। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला वो ये था कि रिमोट वोटिंग मशीन जब भी इस्तेमाल होगी वो बात की बात है, मगर इसका इस्तेमाल एनआरआई वोटर्स के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कोई आदमी इंडिया के बाहर बैठा हुआ है और उसको वोट वगैरह डालना है तो उसके लिए फिर ये नहीं होगा कि हम लोग इंडिया के बाहर कहीं पे रिमोट वोटिंग मशीन लेकर जाएंगे और सेंटर बनाएंगे और वो आके वोटिंग करेगा, ऐसा नहीं होगा। इंडिया के अंदर ही अगर एक जगह एक स्टेट का वर्कर जो है दूसरे स्टेट में काम कर रहा है और अगर वो चाहता है कि उसकी भी आप फ्रेंचाइज को जो है इस्तेमाल करवाओ या उसका एक्सरसाइज करवाओ, तो उसके लिए हम लोगों ने ये चीज करी है। तो याद रखिएगा, यहाँ से 2-3 सवाल बनते हैं। पहला तो ये कि आपका ये जो आरवीएम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसका औचित्य क्या है। तो इसका जवाब क्या बनता है, माइग्रेंट वोटर्स जो हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने वाले आपके जो वोटर्स हैं, वो अपना वोट का इस्तेमाल कर सकें, वो अपने फ्रेंचाइज को यूज कर सकें, उनका वोट जाया ना जाए, इसके लिए कंसेप्ट बनाया गया है। एक स्टेट की जो आपकी एक स्टेट का जो वोटर है वो दूसरे स्टेट से रिमोट वोटिंग मशीन से दूसरे स्टेट में भी रहकर रिमोट वोटिंग मशीन की मदद से वोट अपना कर सकता है। दूसरी बात, रिमोट वोटिंग मशीन एनआरआई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अगर यूपीएससी ने सवाल पूछा तो ये स्टेटमेंट जरूर डालेंगे कि आरवीएम जो है इसकी मदद से एनआरआई वोटर्स भी वोट डाल सकते हैं। स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो अपने को याद रखना है स्टेटमेंट गलत है। रिमोट वोटिंग मशीन की मदद से एनआरआई वोट नहीं कर सकते। एनआरआई कौन, जो इंडिया के बाहर रह रहा है, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलें नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज में ये बताया गया है न्यूज नंबर 5 में कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो है, जिसको शॉर्ट में हम लोग डीओटी बोलते हैं, डॉट ने ब्रॉडबैंड जो है इंडिया में उसकी डेफिनेशन को चेंज किया है, या फिर यूं बोल सकते हैं कि ब्रॉडबैंड जो है उसकी डेफिनेशन को अपडेट किया है। अब से ब्रॉडबैंड जो है या फिर ब्रॉडबैंड का कनेक्शन उस कनेक्शन को माना जाएगा जिसमें मिनिमम स्पीड जो है वो कम से कम 2 Mbps की होगी। इसके पहले 512 kbps की स्पीड को ब्रॉडबैंड स्पीड माना जाता था, मगर अब से जो है ये डीओटी ने जो इसका अपग्रेडेशन वगैरह किया है उसके बाद से ब्रॉडबैंड की स्पीड मानी जाएगी, अगर आपकी स्पीड या फिर ये जो कनेक्शन है उसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन माना जाएगा अगर आपकी स्पीड मिनिमम 2 Mbps या उससे ज्यादा की होती है। अब ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो ये है कि ब्रॉडबैंड इज अ डाटा कनेक्शन दैट इज एबल टू सपोर्ट interactive services including internet access and has the capability of minimum download speed of 2 Mbps to an individual subscribers from point of presence
ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इंटेंडिंग टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विस। मतलब क्या, ब्रॉडबैंड जो है डाटा कनेक्शन है जिसकी मदद से इंटरनेट एक्सेस जैसी इंटरैक्टिव सर्विसेज वगैरह को एक्सेस किया जा सकता है। अब अगर इस पर्टिकुलर कनेक्शन की स्पीड कम से कम 2 Mbps होगी, जिसकी मदद से आपका इंडिविजुअल सब्सक्राइबर जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है सर्विस प्रोवाइडर के जो भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है उसकी मदद से, तो फिर इसको ब्रॉडबैंड स्पीड माना जाएगा। बड़ी सिंपल भाषा में कि अगर कोई भी अब आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये बोलता है कि भाई मैं ब्रॉडबैंड स्पीड प्रोवाइड करता हूं, तो इसका मतलब हो गया कि वो कम से कम 2 Mbps या 2 Mbps से ज्यादा की स्पीड आपको दे रहा है। Mbps का मतलब क्या, मेगाबाइट पर सेकेंड। तो ये अपने को याद रखना है 2 Mbps की जो है स्पीड अगर आप या उससे ज्यादा की स्पीड मिलेगी तभी इसको अब ब्रॉडबैंड की स्पीड माना जाएगा। 512 kbps का जो कंसेप्ट था वो अब खत्म हो गया। अब ये जो सारी चीज की गई है ये लगभग 10 साल से इस चीज को करने की कोशिश की जा रही थी। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई थी 2012 में, उसमें ये बोला गया था कि अपने को जो ब्रॉडबैंड की स्पीड है 2015 तक बढ़ाकर 2 Mbps करनी है, या फिर ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन को आपको अपग्रेड करना है 2015 तक। बट वो हो नहीं पाया, होते होते अल्टीमेटली 2023 आ गया और 2023 में अब जाके आपकी 512 kbps से बढ़ा के ब्रॉडबैंड की स्पीड 2 Mbps कर दी गई है। अब अगर इससे कम स्पीड पे आप इससे कम स्पीड दे रहे हो तो आपके कनेक्शन को ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं माना जाएगा। अब जनरली अपन जब भी ये बोलते हैं कि भाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो अपने दिमाग में आता है कि अपने घरों में जो वाईफाई लगे होते हैं या फिर अपने ऑफिसेज में जो वाईफाई के राउटर लगे होते हैं अपन उसी को ब्रॉडबैंड कनेक्शन मानते हैं। मगर अगर हम लोग गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखें तो उसमें मोबाइल के भी जो इंटरनेट कनेक्शन हैं जिनमें 2 Mbps या उससे ज्यादा की स्पीड आ रही है उसको भी जो है ब्रॉडबैंड का कनेक्शन माना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यूपीएससी यहाँ से घुमाने के लिए आपसे पूछ सकती है, किस तरीके का क्वेश्चन बनाएगी वो मैं भी डिस्कस करूंगा, बट याद रखिएगा ब्रॉडबैंड से अपन लोग ये समझते हैं कि वाईफाई वगैरह जो होता है उसी को हम लोग ब्रॉडबैंड बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ब्रॉडबैंड में वो मोबाइल कनेक्शंस भी आते हैं, मोबाइल के भी इंटरनेट कनेक्शंस आते हैं जिसमें 2 Mbps या उससे ज्यादा की स्पीड अब आ रही है, तो वो भी जो है इसमें गिने जाते हैं। अभी तक तो 512 kbps की स्पीड जो आपके फास्ट मोबाइल कनेक्शंस में इंटरनेट कनेक्शंस में आ रही थी उसको भी ब्रॉडबैंड में गिना जा रहा था, अब से 2 Mbps वालों को भी गिना जाएगा। तो और ये सारी चीजें क्यों की गई हैं, ये ब्रॉडबैंड का कनेक्शन वगैरह का जो ये ब्रॉडबैंड की जो डेफिनेशन है इसको क्यों आपका अपग्रेड किया गया, उसका जवाब यह है कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 में ये लिखा हुआ था कि 2015 तक अपने को ये चीज करनी है। अब वो 15 तक हो नहीं पाई, होते होते अपने को 10 साल से ज्यादा लग गए, 2023 में हुई है मगर अल्टीमेटली हमने कर ली। हालांकि इंडस्ट्री जो है, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि आपने एकदम से स्पीड 512 kbps से बढ़ाकर 2 Mbps कर दी है। उसके पीछे उन लोगों का कहना यह है कि अभी 4G का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क वगैरह का भी पूरी तरीके से पूरे देश में हमने बिछाया नहीं है। अब इसके चलते अगर किसी जगह पर 2 Mbps से ज्यादा की स्पीड अगर हम लोग नहीं प्रोवाइड करवा पाए रिलायबली, कभी थोड़ी कम हो गई कभी थोड़ी ज्यादा हो गई, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम ये आप जो हमें ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर जो है उसकी लिस्ट वगैरह से निकाल सकते हो, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। दूसरा ये कि अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग व्यवस्था कर भी दें कि भाई यहाँ पे हम लोग ये 2 Mbps या उससे ज्यादा की स्पीड दे रहे हैं, मगर अगर वहां पे बहुत सारे डिवाइसेस अगर एक पर्टिकुलर सिंगल टावर के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं तो इसके चलते वहां पे नेटवर्क आपका जो नेटवर्क है उसमें कंजेशन आ जाएगा और उसके चलते स्पीड लो हो जाएगी, तो फिर वो आप हमारे माथे डालोगे और हम पे कार्रवाई कर सकते हो। तीसरा ये कि अगर हमने एक जगह पे टावर लगा के व्यवस्था कर दी कि हम 2 Mbps या उससे ज्यादा की स्पीड देंगे, बट अगर सपोज कर लीजिए कि जो सामने वाला इंटरनेट एक्सेस कर रहा है वो हमारे बेस स्टेशन जो उसके सबसे नियरेस्ट जो बेस स्टेशन है उससे बहुत दूर है और उसके चलते उसको स्पीड वगैरह नहीं मिल पा रही, आपका जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें अगर आपका सिग्नल वगैरह लॉस्ट हो रहा है और उसके चलते 2 Mbps की स्पीड अगर वो नहीं एक्वायर कर पा रहा तो फिर क्या होगा, इस तरीके के और फिर हम पे कार्रवाई हो सकती है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसके चलते वो ये कह रहे हैं कि भाई ये चीज नहीं एकदम से करनी चाहिए थी, थोड़ा हमको टाइम देना था, 4G का भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा और मजबूत करने की जरूरत है। तो यहाँ से जो सवाल बनेगा अपना वो ये बनेगा कि पहली चीज तो ये कि जो आपका ब्रॉडबैंड वगैरह है और ब्रॉडबैंड से रिलेटेड या फिर यूं बोलूं कि जो पूरा टेलीकम्युनिकेशंस का सेक्टर वगैरह है इसको कौन हैंडल करता है, इससे रिलेटेड जो डिसीजंस वगैरह हैं वो कौन लेता है। तो हमको याद रखना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्राइमरी जो आपके ऑपरेशनल फैसले वगैरह हैं इनसे लेता है। इनसे आपका जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड फैसले हैं वो डीओटी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस लेता है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि ब्रॉडबैंड जब हम लोग वर्ड बोलते हैं तो उसकी कैटेगरी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं,
तो हमको याद रखना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाईफाई हो गया, आपके राउटर वगैरह हो गए, ये सारी चीजें तो आती आती हैं। इसके अलावा अगर आपके जो फास्ट इंटरनेट मोबाइल कनेक्शंस थे, जो अभी तक 512 kbps की स्पीड दे रहे थे, मगर जो अब से 2 mbps की स्पीड देंगे, वो भी जो है आपके इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये अपने को याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपकी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई थी वो कब आई थी? तो इसका जवाब है नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 में आई थी। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी ने ब्रॉडबैंड की स्पीड अपग्रेड करने का टारगेट कौन से साल का रखा था? तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा, 2015 का रखा था। वो दूसरी बात है कि अचीव करते करते 10 साल निकल गए, 2023 में जाकर वो अचीव हुआ। चलें, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। लास्ट जो टॉपिक है या जो लास्ट जो करंट अफेयर्स है 1 अगस्त 2023 का, वो ये है कि मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लाडपुरा खास। मध्य प्रदेश का एक गांव है लाडपुरा खास, और नागालैंड का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खानोमा। ये 2 विलेजेस, और इसके अलावा गुजरात में एक बड़ी फेमस हड़प्पन साइट है या हड़प्पन सिटी है जिसको हम लोग धोलवीरा कहते हैं। हमारे जो G20 की जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, अभी एक मीटिंग होनी है G20 आपका टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की, एक मीटिंग होने वाली है रण ऑफ कच्छ में। तो उसमें जो सारे लोग आपकी मीटिंग वगैरह के लिए आएंगे, हम उन लोगों को एक तो लाड़पुरा खास विलेज घुमाने लेकर जा रहे हैं, दूसरा खानोमा विलेज जो है नागालैंड का वो दिखाने ले जा रहे हैं, और तीसरा धोलवीरा जो हमारी गुजरात में पुरान एंशियंट आपकी हड़प्पन साइट है, वहां पर इन लोगों को लेकर जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को ये 3 जगहों पे घुमाकर लेकर जाने का क्या सेंस बनता है, और यूपीएससी के लिए सवाल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? उसका जवाब यह है कि हम लोग G20 के जो हमारे डेलीगेट्स आएंगे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के, उनको ये 3 जगह इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि हम लोग जो आपका रूरल टूरिज्म है और आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म है उसकी सक्सेस स्टोरी जो है उनके सामने रख सकें। लाड़पुरा खास जो गांव है मध्य प्रदेश का, इसको बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज का जो है आपके लिए नॉमिनेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस आपका यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा। ठीक है, यूएनडब्ल्यूटीओ ने आपका जो लाड़पुरा खास गांव है इसको बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज के तौर पर नॉमिनेट किया है। एंड इस तरीके के जो गांव वगैरह हैं इसमें विलेज टूरिज्म काफी होता है, तो इससे अब अगर आदमी आएगा जाएगा वहां पे विलेज टूरिज्म होगा तो गांव वाले पैसा खूब सारा कमा सकते हैं। इसी तरीके से धोलवीरा जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां बहुत आपका जो हड़प्पन टाइम पीरियड का जो है पूरा वहां पर किस तरीके से टाउन प्लानिंग और बाकी सारी चीजें थी वो सब आपको देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आएंगे और फिर आप ऑब्वियसली बात है धोलवीरा देखने आ रहे हैं तो उसके आसपास कहीं रुकेंगे भी, कुछ खाएंगे भी, पियेंगे भी, तो खर्चा अर्चा भी होगा। इससे इकोनॉमी वगैरह जो है उस पर काफी असर पड़ता है। और क्योंकि जो लाड़पुरा खास विलेज है, जो खानोमा विलेज है नागालैंड का, और जो धोलवीरा है, इसके ऊपर काफी ध्यान दिया गया है कि रूरल टूरिज्म वगैरह जो है बढ़ाया जाए, आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म बढ़ाया जाए। और क्योंकि यहाँ पे काफी सफलता मिली है तो इसको एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे प्रोजेक्ट करने के लिए इन लोगों को यहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि किसी गांव में देखिए अगर खेती बाड़ी हो रही है और उसमें बहुत ज्यादा अगर चेंजेस नहीं आ रहे तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक रात में कोई जादू की छड़ी आप चला दोगे और उसके बाद वहां पे खेती बाड़ी एकदम से बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपने एक दिन एकदम अचानक से जो है वहां पे फैक्ट्री वगैरह लगा दी और बहुत जमकर जो है वहां सब लोगों को रोजगार मिल गया गांव में और सब लोग बढ़िया जीने लगे। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो गांव में क्योंकि पहले ही रोजगार के अवसर उतने ज्यादा है नहीं, आपके जो खेती बाड़ी जो है अगर उसमें उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा और उतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो विलेज टूरिज्म एक तरीका हो सकता है जिसकी मदद से कम्युनिटी का एम्पावरमेंट किया जा सकता है, जिसकी मदद से गांव वालों को खाने कमाने के और मौके दिए जा सकते हैं। 10 गांव वाले अगर इतना सामर्थ्य रखते हैं कि भाई वो 10 टूरिस्ट के रहने के हिसाब से अपने घरों में कुछ व्यवस्थाएं कर लें तो उससे पैसा कमा सकते हैं। उनके खाने पीने के लिए कोई आपकी मेस चला सकते हो और बाकी चीजें वगैरह कर सकते हो। इससे गांव वालों को एक्स्ट्रा इनकम के जो है सोर्स मिलेंगे। तो ये जो आइडिया है बेसिकली रूरल टूरिज्म जो है, इसकी मदद से कम्युनिटी इंपावरमेंट भी होता है, पूरे के पूरे जो गाँव के लोग हैं वो साथ में इकट्ठे होते हैं एक पर्टिकुलर आपका बिजनेस वगैरह के लिए। और दूसरी चीज ये कि इससे उनको पैसे कमाने के मौके मिलते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अब आज की तारीख में जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गांव में किसानों की जो है इनकम डबल की जाए, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिसकी मदद से हम लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो अब ये जो अब आते हैं अपने मेन सवाल पे कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरीके से काम का है। तो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो लाड़पुरा खास विलेज है ये तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है और ये न्यूज में क्यों था? तो लाड़पुरा खास अपना मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा इसको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर, इसलिए ये
न्यूज में बना हुआ था। अब मेंस में मगर जो है इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। मेंस में जो आपका GS3 का पेपर है, जिसमें अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई रूरल इकोनॉमी सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसमें ये जो विलेज टूरिज्म का कंसेप्ट है ये बहुत काम का है कि आप गांव में जो है रहने के लिए बुला सकते हैं लोगों को, गांव के आसपास के मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिखा सकते हैं, गांव की लाइफस्टाइल वगैरह जो इससे परिचित करा सकते हैं, और इसकी मदद से जो है इसमें पूरे के पूरे गांव के काफी सारे लोग अगर लगते हैं तो कम्युनिटी इंपावरमेंट होगा, कम्युनिटी का काफी ज्यादा भला होगा। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन वगैरह जो है जो अगर आपसे रूरल सेक्टर में या फिर रूरल अगर इलाकों में इंप्रूवमेंट वगैरह के लिए पूछा जाता है, तो GS3 का जो आपका पेपर है उसमें आप ये लिख सकते हैं इस एग्जांपल को, इसको कोट कर सकते हैं, लाडपुरा खास विलेज के नाम का जो एग्जांपल है इसके साथ में। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि एग्जामिनर आपको 1 या 2 नंबर जो है इसके एक्स्ट्रा दे देगा, क्योंकि जनरली इस तरीके के जो है एग्जाम्पल्स वगैरह सीरियस कैंडिडेट जो है जिन्होंने न्यूज़पेपर साल भर पढ़ा है वही जो है इस तरीके के एग्जाम्पल दे पाएंगे। तो जो 1 अगस्त यानी कि आज का जो हमारा 1 अगस्त 2023 का जो हमारा करंट अफेयर्स वगैरह थे, इतने ही हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने ही हैं। आप कोई इसमें हो सकता है कि 1-1.5 घंटे का सेक्शन बना दे कि भाई इसमें ये और छोटी छोटी भी न्यूज वगैरह जो है वो भी डाल दे, बट यूपीएससी का जो मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ यूपीएससी आपसे बड़े ब्रॉड सवाल पूछती है या फिर ऐसे सेक्टर्स में सवाल पूछती है जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं स्पेसिफिक नहीं होते या बहुत टेक्निकल सवाल नहीं पूछते। तो 1 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स में इससे ज्यादा आपको मेरे हिसाब से करने की कोई खास जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, मगर फिर वही है कि उसका उतना कॉस्ट एनालिसिस नहीं बनता, क्योंकि अब ऐसे आप एक एक दिन का 1-1 1.5 घंटे का करंट अफेयर्स करेंगे तो साल भर का करंट अफेयर्स करने में काफी वक्त लग जाएगा। तो हमको बहुत स्पेसिफिक पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, मगर अच्छा पढ़ना है। तो यहाँ से अपने एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग सेशन खत्म करते हैं। 2 सवाल यहाँ से बनते हैं कि आरबीआई के आपको अगर बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ देखनी है तो कौन कौन से पैरामीटर्स पर नजर डालनी है, और दूसरा आपका आपका जो एक्सपोजर फ्रेमवर्क है इसकी गाइडलाइंस आरबीआई ने इशू करी है तो किस बात के लिए करी है और कितना जो है उसकी अमाउंट वगैरह है जिसके बाद में आपको आरबीआई को खबर करना पड़ती है। 2 सवाल यहाँ से बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पीएम कुसुम स्कीम कौन चलाता है, पीएम कुसुम स्कीम जो है इसके तहत में आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं और कब तक अचीव करना है का टारगेट था और क्यों इसको बढ़ा और कब तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया। ये 4 सवाल ये बनते हैं यहाँ से। इसके बाद में ये क्वेश्चन की मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, ये किस चीज से रिलेटेड है और अभी किसके सामने कंसिडरेशन में है, इसकी अगर ये आ जाता है तो उससे फिर किस किस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरीके का एक सवाल यहाँ से प्रीलिम्स में बनता है, मेंस में कुछ नहीं आएगा। ये रिमोट वोटिंग मशीन के ऊपर भी सवाल बनता है कि क्या इससे एनआरआई वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, या फिर रिमोट वोटिंग मशीन की मदद से कौन सा तरीके का व्यक्ति जो है वो वोट कर सकता है। तो अपने को याद रखना है माइग्रेंट वोटर जो है वो अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई ब्रॉडबैंड जो है इसकी डेफिनेशन के अनुसार कितनी स्पीड का कनेक्शन जो है उसको ब्रॉडबैंड अब माना जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये कि ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, तो वाईफाई हो गया, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो है ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसके बाद में लास्ट यही कि लाडपुरा खास जो है ये विलेज जो है क्यों न्यूज में बना हुआ था या फिर कहाँ से है, या फिर कहाँ से है तो शायद ही पूछा जाए, मगर क्यों ये न्यूज में बना हुआ था कुछ वक्त से, इस तरीके का क्वेश्चन वगैरह यहाँ से बन सकता है। तो याद रखिएगा कि रूरल टूरिज्म जो है आपका उसके लिए जो बेस्ट रूरल टूरिज्म का जो है का जो अवार्ड है उसके लिए नॉमिनेट किया गया है इसको यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा। और यहाँ से मेंस GS3 के लिए एक अपने को अच्छा पॉइंट मिलता है कि हम लोग रूरल टूरिज्म जो है कंपनी एम्पावरमेंट के एक मेजर के तौर पर, एक मीन्स के तौर पर, जिसकी मदद से आपके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पैसे वगैरह कमाने का एक और जरिया दिया जा सके, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह के तौर पर प्रमोट कर सकते हैं। तो इतने जो है आपके क्वेश्चंस वगैरह, इतने जो है करंट अफेयर्स 1 अगस्त 2023 के का जो दिन था उससे इम्पोर्टेंट बनते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई डाउट्स वगैरह हैं इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। साथ ही साथ मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल रखा है, अगर आपको कोई और दिक्कत हो तो आप उस नंबर पर जो है मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं उसमें आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। बट मोर और लेस आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा एंड आई होप सो आपने सेशन एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से मैं आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वगैरह लाकर देता रहूंगा। इतना करंट अफेयर्स पढ़िए एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। इसके बाहर आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ और प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी नोट पे आज का सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मेहनत करते रहें, बिल्कुल ना रुकें एंड बिल्कुल चलते रहें, क्योंकि समर शेष है एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 हमने क्लियर करना है। थैंक यू, जय हिंद।